अनिल विज एक तरफ तो नायब सैनी सरकार का फीता काट रहे हैं इस तरह की स्टेटमेंट देके, दूसरी तरफ डॉक्टर आदित्य बत्रा के भाई के होटल का फीता काट रहे हैं। तो उसके बाद 2018 के आसपास उन पर फर्नीचर घोटाला के इल्ज़ाम लगे, फिर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, फिर सब कुछ भुला दिया गया। अब फिर उन्होंने कलानौर से विधानसभा चुनाव लड़ा, अब क्या वो दोबारा हैं? देखो 2013 में चुनाव हुए, नगर निगम के मेयर बनी, 14 में गवर्नमेंट सत्ता परिवर्तन हो गया, बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, लेकिन रेणु डाबला ने देखो अगर मनीष ग्रोवर को नाराज करके अगर भाजपा किसी तीसरे बंदे को मैदान में उतारती है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए चुनाव निकालना। अगर सोलंकी साहब को मिलती है तो हरियाणा शहरी निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ। तोपी जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब माहौल क्या है? क्या सिर्फ दो राष्ट्रीय पार्टियां जो हैं क्या वो आमने सामने हैं, और अगर दो राष्ट्रीय पार्टी भी आमने सामने हैं तो उनकी क्या तैयारियां हैं? कल हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त है धनपत सिंह जी, उन्होंने कल चुनाव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शहरी स्थानीय निकाय चुनाव की घोषणा कल कर दी उन्होंने, और 2 मार्च को वोटिंग होगी और 12 मार्च को रिजल्ट आएंगे। पानीपत जो है वहाँ पे वोटिंग जो है वो 9 मार्च को होगी। वहाँ पे अभी वार्ड बंदी का जो काम है मतदाता सूची का वो अधूरा है। जो अभी चुनाव होंगे ये 1 साल की देरी से हो रहे हैं। अब जब हो रहे हैं तो सबसे पहले हम शुरुआत करना चाहेंगे रोहतक नगर निगम में क्या होने वाला है इस बार। जो टॉप सीट है, मेयर की जो सीट है, वो तो नगर निगम का जो कार्यकाल है वो 5 साल का होता है, सबको पता है, और जनवरी 2024 में ये कार्यकाल ख़त्म हो गया है। तो 1 साल लेट जो है ये चुनाव अब होने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन ये पहले लोकसभा चुनाव फिर विधानसभा चुनाव, अब ये शहरी स्थानीय निकाय चुनाव की घोषणा कल हुई है। तो रोहतक में जो है भाजपा के मेयर थे 2019 में मनमोहन गोयल, और कांग्रेस ने तो सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ा था पहले, उनके तो हुड्डा साहब के समर्थित कह सकते हैं, उनसे आशीर्वाद लेके चुनाव में उतरे थे तो सीताराम सचदेवा, वो लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए थे। और एक वो अपने क्या नाम है, इंडिपेंडेंट कह सकते हैं उसको या इनेलो से कह सकते हैं, वो बल्कि फ़ाइट देने में ज़्यादा सफल हुए थे, संचित नांदल, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा चुनाव लड़ा था। सतीश नांदल जो आज भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर, उनके बेटे भी चुनाव लड़ा था 2019 में मैं बात कर रहा हूँ। अब जो चुनाव है वो रोहतक जो है मेयर का पद वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो चुका है, और अनुसूचित जाति का आरक्षित होने से जो मेयर के चुनाव की या मेयर की तैयारी कर रहे थे उन लोगों को तो काफ़ी झटका लगा जो सामान्य जाति से संबंध रखते हैं। और जैसे कि डॉक्टर आदित्य बत्रा का नाम भी चर्चा में था। डॉक्टर आदित्य बत्रा का नाम तो विधानसभा चुनाव से ही काफ़ी तेज चल रहा है। ये रोहतक विधानसभा से टिकट भी चाहते थे, आरएसएस के लोगों ने इनको बहुत प्रमोट भी किया। देखने में आ रहा है कि आप देखो आदित्य बत्रा हर पॉलिटिकल कार्यक्रम में बहुत ही सक्रियता के साथ और असर भी कर रहे हैं। अभी उन्होंने, उनके भाई ने एक होटल की ओपनिंग की है 3 दिन पहले रोहतक में। वो होटल नहीं है ओपी जी, 5 स्टार होटल है। नहीं, 5 रोहतक के लिए, लेकिन रोहतक के लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छी फैसिलिटी तो देखो है ही। और तो उनके भाई अंकुर बत्रा, उन्होंने वो होटल अभी बनवाया है, तो 2 फरवरी को वो उनकी वो लॉन्चिंग थी, उद्घाटन था। तो अनिल विज भी वहाँ पे मैं देख रहा था कि अनिल विज वहाँ फीता काटने आए थे। अनिल विज को तो आपने देखा होगा कि ऐसे कार्यक्रमों में कभी जाते नहीं। अनिल विज एक तरफ तो नायब सैनी सरकार का फीता काट रहे हैं इस तरह की स्टेटमेंट देके, दूसरी तरफ डॉक्टर आदित्य बत्रा के भाई के होटल का फीता काट रहे हैं। तो अनिल विज अगर किसी प्रतिष्ठान का फीता काटने आते हैं तो इसका मतलब वो ठीक ठाक। लेकिन किस समय आते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। जब अनिल विज ने सीधा नायब सैनी से टक्कर ली है, और उस समय बुलाने वाले की बड़ी हिम्मत मानता हूं मैं तो कि उन्होंने अनिल विज को चुना। देखो
सैनी साहब को बुला सकते थे, यानी कि नहीं, अब ये CM नहीं है साहब। कि वो हो सकता है कि अनिल विज Personal उस दिन relation हो आए सकता हो है। और वो वहाँ पे चले गए हो, बाकी नहीं, ऐसा नहीं होता सर, ऐसा नहीं होता। अब नायब सैनी तो देखो मुख्यमंत्री है, और जो सरकार के लिए जो मुसीबत एक असहजता की जो भावना स्थिति पैदा कर रहे हैं अनिल विज, उनको बुलाना तो आज खतरे से खाली भी नहीं मैं है वैसे वही तो कह किसी रहा भी हूँ, नेता तो के लिए। ये भी बहुत सारे सिग्नल्स देते हैं हर पॉलिटिकल पार्टी में। लेकिन ये भी एक बात हो पार्टीबाजी सकती तो है कि होती भाई है। 5 साल चुनाव अभी नहीं है नज़दीक, तो अभी रिस्क ले सकते हैं, वो खैर, उनके पारिवारिक संबंध भी हो सकते हैं। खैर वो अपने निजी संबंध हो सकते हैं। जी। हम आते हैं नगर निगम चुनाव के ऊपर। अब ये बताइए कि 2013 में कांग्रेस पार्टी की मेयर बनी रेनू डाबला। जी। उसके बाद 2018 के आसपास उन पर फर्नीचर घोटाला के इल्ज़ाम लगे, फिर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, फिर सब कुछ भुला दिया देखो गया। उन्होंने अब फिर उन्होंने कलानौर से विधानसभा चुनाव लड़ा। अब क्या वो दोबारा हैं? देखो 2013 में चुनाव हुए, नगर निगम की मेयर बनी, 14 में गवर्नमेंट सत्ता परिवर्तन हो गया, बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, लेकिन रेनू डाबला ने अपना पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, पूरे के पूरे 5 साल कांग्रेस की कृपा से? बीजेपी की कृपा से नहीं, वो किसके मेयर थे? मेयर तो कांग्रेस की थी वो, सपोर्ट। लेकिन सत्ता परिवर्तन हो गया ना। अब ये देखो सत्ता परिवर्तन के बाद तो फिर आप ये देखो किसकी मेहरबानी होती है। 5 साल जो है वो किसकी वोट से बनी? पार्टी कौन सी थी? सिर पर हाथ तो कांग्रेस का ही था ना। वो नहीं, ठीक है, देखो वो जो पार्षद जो थे, अब तो जैसे डायरेक्ट चुनाव होता है नगर निगम मेयर का लिए, पहले पार्षदों का जो बहुमत जिसके साथ वो मेयर होते थे। अब डायरेक्ट चुनाव है, पहले पार्षदों की वोटिंग से मेयर बनते थे। तो जो पार्षद जो थे वो भूपेंद्र हुड्डा समर्थित थे मैक्सिमम, और उनकी वजह से, पार्षदों की वजह से वो मेयर टिकी रही, नहीं तो बदलाव भी हो सकता तो था। मैं वही कह रहा हूँ ना, वो फर्नीचर घोटाले का क्या रहा? फर्नीचर घोटाला उन पे जैसे बीजेपी के ही पार्षदों ने आरोप लगाया था कि रेनू डाबला ने फर्नीचर घोटाला किया है। आरोप था, उसकी विजिलेंस इंक्वायरी भी हुई, वो फाइल विजिलेंस से सीएमओ तक पहुंची है, सीएमओ में जाके वो फाइल दब गई। नहीं, पार्टी भी ज्वाइन कर ली वो। नहीं, कुंभ में नहाने के बाद पार्टी में आने से पहले वो सीएमओ में फाइल पहुंचती है, उसके बाद पार्टी ज्वाइन होती है। अब ये कोइंसिडेंट समझिए या जो भी है, लेकिन वो फाइल आज तक ओपन नहीं हुई। मेरा सवाल ये है, क्या रेनू डाबला जो कलानौर से चुनाव बहुत मजबूती के साथ शकुंतला खट्टक के सामने लड़ा, क्या वो इस बार विधानसभा चुनाव, क्या वो इस बार मेयर पद की दौड़ में है? देखो पहले तो उनका नाम मेयर पद के लिए नहीं था, क्योंकि भाजपा ने उनको कलानौर से टिकट दे के और उनको एक बड़ा प्लेटफार्म दिया, अपने पार्टी का चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़वाया टिकट दे के, जिसमें बड़े बड़े दिग्गज भी जो लोग थे भाजपा के, उनको टिकट नहीं मिल पाई, और तो पहले तो इनका नाम नहीं था। लेकिन अब देखने में आ रहा है कि रेनू डाबला का जो नाम है वो मेयर पद की जो संभावित जो दावेदार प्रत्याशी है कि इनको टिकट मिल सकती है, उनमें अब फिर से उनका नाम सामने मिल आ सकती है। ठीक है, मिलेगी किसको? और नाम बताएं। टिकट मिलने के चांस तो ये है, एक तो रिटायर्ड HCS ऑफिसर हैं अमरजीत सोलंकी, जो कि विधानसभा कलानौर से टिकट चाह रहे थे, और मोखरा गांव से संबंध रखते हैं। बड़ा गांव है, ठड्डा गांव है। तो एक तो उनका नाम चला हुआ है, उनके पोस्टर भी मैं देख रहा था कहीं पे लगे हुए हैं। और एक जो नाम है वो ओम प्रकाश बागड़ी है, जो कभी पहले नगर पालिका परिषद के चेयरमैन रह भी चुके हैं। आशीर्वाद तो मनीष ग्रोवर वो मनीष ग्रोवर जी के दोस्त हैं, तो साथ भी है, मनीष ग्रोवर के दोस्त भी हैं, साथ भी है। हाँ, अब ये चर्चा भी है ये, और लोग कहने लग रहे हैं कि ये जो है मजबूत प्रत्याशी है मेयर पद के टिकट। अच्छा, इसमें सवाल ये भी उठता है कि पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक मनीष ग्रोवर जी के लिए उनके चॉइस का कैंडिडेट को मेयर के टिकट मिलना बीजेपी से कितना ज़रूरी है? देखो, अगर मनीष ग्रोवर को नाराज़ करके अगर भाजपा किसी तीसरे बंदे को मैदान में उतारती है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए चुनाव निकालना। अगर सोलंकी साहब को मिलती है तो किसी को भी मिल जाए, अगर हालांकि सोलंकी जी भी मनीष ग्रोवर के काफ़ी क्लोज हैं और अच्छे संबंध भी है, और ऐसा नहीं है वो उनसे नाराज़ है। हालांकि मनीष ग्रोवर के बारे में ये भी कहते हैं कि ये पार्टी जो डिसीज़न ले देती है तो उसमें ये खरे उतरते हैं।
ये वो जो तो एक पार्टी लाइन हो गई, लेकिन हम अगर ऑडियंस से बात कर रहे हैं तो हमें तो पूरा खोल के बताना पड़ेगा ना, तभी लोग ये बता पाएंगे। इसके अलावा रेणु डाबला को क्या टिकट अगर रेणु मिलती डाबला है को तो? टिकट मिल सकती है, क्योंकि उनको पहले नगर निगम का जो पहला जब चुनाव हुआ मेयर का, तो वो यहाँ की मेयर बनी। और उनके साथ सबसे ख़ास बात जो उसके फेवर में जो जाती है, मैं वो आपको बता रहा हूँ। उसके फेवर में ये जाती है कि जो नगर निगम में जो आउटर के जो गांव है, सुनारिया है, कन्हैली है, पहरावर गांव है, बलियाना है, बोहर गांव है, वोट पुल कर सकती तो हैं। ये जो गांव में जो गैर पंजाबी गैर बनिया जो वोट है वैश्य समाज में, यानी कि जाट और ब्राह्मण और अनुसूचित जाति का जो जो बाहरी जो गांव की जो वोट है, उसमें रेणु डाबला का अच्छा खासा वैसे पकड़ है उसमें। महिला हैं, मृदुभाषी हैं और मेयर रहने और का अभी एक्सपीरियंस हाल भी। ही में ये कलानौर का चुनाव लड़ा क्या है, फाइट तो रही कई OPJ? गांव जो है वो ये जो गांव है अधिकतर सारे के सारे नहीं, गांव मैं जो है वो ये उसी बात में कहना है, एक चाहूंगा, बोहर को छोड़ के। इस बार कलानौर विधानसभा में इस ही आते बार हैं। कलानौर विधानसभा में क्या फाइट दी है रेणु डाबला ने। शकुंतला बहन जी जो देखो, हैं वो तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा लोगों को दिख रहे थे कि भाई मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और कोई ऐसा मान भी नहीं रहा था कि कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं आएगी। और सारे समीकरण, सारे रुझान, सब कुछ उनके कांग्रेस के लेकिन फेवर में रेणु था। डाबला का जो साइलेंट किलर वाला जो एटीट्यूड है, चुप रहती हैं, ज़्यादा बात नहीं करती, ज़्यादा फूफा नहीं करती, और क्या मतलब में फाइट दिया उन्होंने वो देखो, उनकी जो व्यवहार है ना, वो बहुत मायने रखता है, किसी भी के लिए भी वो व्यवहार मायने रखता है। जनता के लिए बहुत एक तो जरूरी है। वो मिलनसार है, किसी के काम को मना नहीं कर सकती, उसके बस का है या उनके बस का नहीं है। पार्टी ऑर्गेनाइजेशन भी उनके पास और पद है। पार्टी संगठन में अभी वो प्रदेश महासचिव, प्रदेश सचिव के पद पे है। सचिव के पद पे। अभी प्रदेश सचिव और का तो बड़ा जनरल बॉडी के जनरल, जहाँ तक मेरा बॉडी इनपुट में तो है बड़ा वो काफ़ी महत्वपूर्ण पद एक्टिव हो भी जाता रहती है। हैं, जब वो प्रेस नोट वगैरह आते हैं हर जगह वो एक्टिव भी रहती हैं। नहीं, वो क्या है कि पार्टी के संगठन के साथ जो जिम्मेदारी उनको दे दी जाती है ना, उस पर खरा उतरती है। अच्छा, बस OPJ ये बताइए कि खर्च कितना कर सकते हैं पार्षदों के लिए, बताए। देखो, खर्च की तो ये है कि जो मेयर पद का जो चुनाव है, मेयर को मैं आपको एक मोटा मोटा सा बता दूं, मेयर के लिए चुनाव लड़ने के लिए 10,000 रुपये तो सिक्योरिटी जमा करवानी होती है, जिसको जमानत कहते हैं। जमानत जब्त होती है। वैसे तो ये 10,000 रुपये नहीं, जो ठीक है, मतलब वैसे जिसकी जमानत जब्त नहीं होती उसकी तो कभी चर्चा ही नहीं होती, होती है कभी सिक्योरिटी की बात। यही होता है कि उसकी जमानत जब्त होगी। जो जीतते हैं क्या उनको 10,000 उल्टे मिलते हैं? उल्टे लेने जाता कौन होगा अगर वो मिलते भी होंगे तो। नहीं, गोयल साहब जैसे हैं कि अपना सब कुछ वो अपनी तरफ से ही कुछ ना कुछ जमा करा दिया। देखो, मेयर पद के लिए सिक्योरिटी जो है 10,000 रुपये सिक्योरिटी है, और 30,000 रुपये वो चुनाव में खर्च कर सकता है मेयर। 30,000 रुपये, 30 लाख रुपये, सॉरी 30 लाख, हाँ 30 लाख रुपये वो चुनाव में खर्च कर सकते हैं, ठीक है। और ऑफिशियली और अनऑफिशियली अनऑफिशियली तो कहाँ तक जाने वाला है? 50 लाख, करोड़, 1.5 करोड़, 5 करोड़ तक भी चुनाव तो में चले जाते हैं। क्या ये विधायक के चुनाव से ज़्यादा महंगा चुनाव होने वाला है? ये इसलिए हो सकता है कि जो इनके मतदाताओं की जो संख्या है ना, और जो एरिया है वो विधानसभा से बड़ा है। तो अगर बीजेपी के लिए ये कितना बड़ा प्रश्न है कि वो विधायक का चुनाव तो रोहतक से नहीं जीत पाई, लेकिन मेयर अपना बना करके विधायक को साइडलाइन कर सकती है। पिछली बार भी ऐसा ही था, 2019 में भी ऐसा ही हुआ। पत्रा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर रहे हैं आजकल। मैं कह रहा हूँ 2019 में भी मनीष ग्रोवर जी चुनाव हार गए थे, लेकिन उससे पहले उन्होंने वो कहते हैं, मनीष ग्रोवर काफ़ी जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, संगठनों में, सब जगह ऐसे बोलते थे। वो ये कहते थे कि भाई हमने सांसद बना के दे दिया रोहतक में, डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, और हमने मेयर बना के दे दिया, लेकिन खुद नहीं जीत पाए। 24 में भी यही स्थिति रही। 24 में
रोहतक से तो लोकसभा का चुनाव तो हार दीपेंद्र। गए, विधानसभा का चुनाव भी हार गए, हम्म। अब ये मेयर का एक चुनाव बच रहा है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि बीजेपी कोई भी कसर छोड़ देगी इसको जीतने के लिए। अच्छा, रोहतक के अलावा ये भी बताइए कि बाकी कहाँ कहाँ हरियाणा में चुनाव ज़रूरी है और बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है? देखो, ये हरियाणा के 7 तो निगम और 33 नगर परिषद और नगर पालिका में चुनाव होने जा रहे हैं। 2 मार्च को तो वोटिंग होनी है और 12 मार्च को काउंटिंग, उसी दिन रिजल्ट भी आ जाएंगे। 11 फरवरी से लेके और 17 फरवरी तक नॉमिनेशन जो है वो भरे जाएंगे, पानीपत को छोड़ के। पानीपत में जो है वो वोटिंग 9 को होगी, 9 मार्च को, क्योंकि वहाँ पे अभी जो मतदाता सूची का काम है वो अधूरा पड़ा है। बाकी जो है सब में जो चुनाव है वो 2 मार्च को हो जाएंगे, जिसमें फरीदाबाद है, मानेसर है, रोहतक है, पानीपत, यमुनानगर, हिसार और करनाल, ये 7 नगर निगम है। सोनीपत और अंबाला में उपचुनाव होगा। सोनीपत में निखिल मदान जो मेयर है वो उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, एमएलए बन गए। विधायक जी। ऐसे ही अंबाला से वो विनोद शर्मा पूर्व मंत्री, उनकी पत्नी शक्ति शक्ति रानी जो है वो भी मेयर का पद छोड़ गए और उन्होंने चुनाव लड़ा और वो भी विधायक बन गई। तो वहाँ पे उपचुनाव होना है। दो जगह था ये? 2 जगह पे। अच्छा, ये फॉर्म वगैरह कब से भर सकते हैं? फॉर्म बताई ना मैंने, 11 से लेके 17 फरवरी तक नॉमिनेशन होंगे। 19 को नाम वापस लिए जा सकते हैं, उसी दिन चुनाव भी सिंबल भी मिल जाएंगे। मुद्दे क्या रहने वाले इस बार? क्या लोग लोकल सफाई पर, पानी पर, बिजली पर और बाकी सीवर पर, क्या लोग इस पर वोट करने वाले हैं? देखो, चुनाव में मुद्दे तो हमेशा ये हावी रहते हैं। अब मुद्दा जो है, अभी तक कोई ऐसी विकास के को लेके तो कोई अभी चर्चाएं भी है ही नहीं, क्योंकि चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी इससे पहले। अब तो मुद्दों से ज़्यादा आम जो पब्लिक में जो चर्चा है वो ये है कि कांग्रेस क्या सिंबल पे चुनाव लड़ेगी। मुझे लगता है इस बारे में तो अभी तक ऑफिशियल तो घोषणा नहीं हुई है, लेकिन और मुझे नहीं लगता कि भाई अब की बार कांग्रेस जो है वो सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ेगी। चुनाव अब की बार सिंबल पे लड़ना पड़ेगा कांग्रेस को अपनी साख बचाने के लिए, क्योंकि भाजपा फ्रंट फुट पे है। भाजपा सरकार पूरे स्पष्ट बहुमत से मुझे लगता है गवर्नमेंट बना चुकी है तीसरी बार। पूर्व मुख्यमंत्री गढ़ी सांपला किलोई से विधायक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी चाहेंगे कि इस बार कांग्रेस पार्टी जो है सिंबल पर चुनाव लड़े, क्योंकि अब सारा दारूम ही के ऊपर। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो कई बार स्टेटमेंट दे चुके हैं मीडिया के सामने कि भाई हम अब की बार सिंबल, लेकिन जब तक पार्टी ऑफिस से कुछ ना कुछ ऑफिशियली ना हो जाए, जैसे उनकी बात में दम तो होता है। लेकिन पिछले जैसे अब विधानसभा चुनाव हुए, अक्टूबर में रिजल्ट आ गया था, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी आ गया। तो लीडर ऑफ अपोजिशन, आज तक लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो नहीं बना पाए हैं। तो भूपेंद्र हुड्डा जी भी जो है वो अपनी, अब जैसे कोई कह दे कि भाई नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस नहीं बना पाई, तो वो ये कह देते हैं कि भाई आला कमान जब चाहेगा जब बना देंगे, ये तुमने क्या दिक्कत है भाई। नहीं, मुझे याद सारे विधायक हमारे नेता प्रतिपक्ष है। मुझे याद है जब ये शुरू में हम पूछ रहे थे तो हुड्डा साहब ये कहते थे अभी महाराष्ट्र चुनाव के बाद बनाएंगे, फिर उसके बाद बनाएंगे। अब तो शायद उस बारे में लोग लगभग पूछना ही छोड़ दिया। वो ये क्या पूछे और क्या जवाब। अब ये देखिए, भाजपा ने निकाय चुनाव को लेके सभी जिलों में अपने अपने जो नेताओं की ना जिम्मेदारी, बड़े नेताओं की जिम्मेदारी लगा दी है। कांग्रेस ने भी अपने निकाय चुनाव को लेके एक लिस्ट जारी की थी पीछे, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की तरफ से जारी हुई थी वो लिस्ट। अब वो लिस्ट बाद में उसको खारिज कर दिया गया था कि ये कोई लिस्ट नहीं है और वो लिस्ट निकाय चुनाव के लिए नहीं है। फिर उसके बाद दोबारा से कुछ एक प्रपोज किया था कि ये नाम जो है निकाय चुनाव के लिए, ये कुछ नामों की एक लिस्ट अभी पीछे जारी हुई थी। उनमें तो मुझे लग रहा है ऐसे ऐसे नाम उस लिस्ट में थे, आपने भी देखी होगी, शायद नहीं देखी हो तो मैं आपको बता, ऐसे ऐसे नाम थे कि हमने कांग्रेस में उन नेताओं के नाम कभी सुने ही नहीं, हमने ही नहीं सुने। तो उसको लेके भी
कांग्रेस के जो सांसद हैं अम्बाला से, वरुण मुलाना, उन्होंने तो दीपक बाबरिया की वो जो लिस्ट जारी की है उस पर ऐतराज़ भी जताया, ऐतराज़ भी किया था कि भाई ये कोई वो, हम तो किसी को पता ही नहीं कि कैसे क्या लिस्ट है ये। अच्छा ओपी जी, ये और बताइए, उसमें लिस्ट में आपको बताऊं मैं कि ऐसे भी कुछ लोगों के नाम थे जिन्होंने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों का विरोध किया था, खिलाफत किया था, बगावत की थी, और उनके उस लिस्ट में नाम है। जी। वैसे हरियाणा की राजनीति में इतना घालमेल हो गया, अब याद नहीं रहता कि ये बीजेपी में है या कांग्रेस में है। अब जो आपने कहा ना, कई बार तो लिखते वक्त भी, खबर लिखते वक्त या पढ़ते वक्त, अरे तो कांग्रेस नेता है, लगा इसने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। अच्छा ये बताइए, जैसे लोकसभा का चुनाव होता है तो जो सांसद होते हैं उन्होंने क्या क्या पिछले 5 साल में काम करवाए, वो सब डेटा जो है अवेलेबल होता है वेबसाइट के ऊपर, आप एक्सेस कर सकते हो, क्या अच्छा किया, कहाँ कमी रखी। तो वैसे ही जो हमारे पार्षद हैं, इन्होंने भी 5 साल काम किया है, अगर इनका लोगों तक इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंच सकती है, अगर कोई पता लगाना चाहे, कोई वोटर, इन्होंने क्या काम किया, क्या नहीं किया, कहाँ से एक्सेस की जा सकती है? निकाय चुनाव में तो मेयर जो है ना, जितने भी, वो पावरहीन होते हैं, विहीन होते हैं, उनके पास कोई पावर नहीं होती। किसके पास? मेयर के पास। अच्छा, जो अपने गोयल साहब भी यही कहते हैं। गोयल साहब ने हमेशा ही, आपने उनकी स्टेटमेंट सुनी होगी कि भाई मेरे को तो नगर निगम का चपड़ासी भी ना सुनता मेरी, मैं किसको क्या करूं। तो पावर कहाँ होती है? पावर तो कमिश्नर के पास होती है, या जो वहाँ का लोकल एमएलए है, सत्ता पक्ष का है, चाहे वो विधायक का कैंडिडेट रहा है। अब जैसे पिछले आप देखोगे तो नगर निगम में जितना भी जो काम हुए हैं, जितना भी कोई किसी चीज़ का उद्घाटन हुआ है, किसी परियोजना का नारियल तोड़ा गया है, वहाँ पे मनीष ग्रोवर जी मौजूद रहे हैं, जबकि वो तो जनप्रतिनिधि भी नहीं थे उस टाइम पे। मनमोहन गोयल को बेचारे को यही दिक्कत रहती थी कि भाई मैं मेयर हूँ और नारियल किसी और से तोड़वाया जाता है। उन्होंने अपनी कई बार टीस भी दिखाई। नहीं, सिर्फ गोयल साहब की बात नहीं करते, पूरे हरियाणा में कोई भी एक ऐसा आप ये बताइए मेयर रहा हो जो हमें याद हो, कोई इस तरह का इंप्रेशन उन्होंने डाला हो? नहीं, ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि भाई कहीं पे किसी मेयर का अलग से कोई काम दिखाई दिया हो कि उन्होंने मेयर बन के और बड़ा क्रांतिकारी बदलाव कर दिया हो अपने इलाके में। अच्छा ये और बताइए कि रोहतक के, हम क्योंकि हम रोहतक में हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट है, रोहतक में एक तरफ तो मनीष ग्रोवर जी कोशिश करेंगे कि उनकी चॉइस का कैंडिडेट हो। अब डॉक्टर आदित्य बत्रा भी आजकल काफ़ी एक्टिव हैं, कितना वो सब कुछ हो रहा है, लेकिन क्या उनकी चॉइस का भी कोई बंदा कहीं ना कहीं सपोर्ट तो कर ही रहे होंगे? डॉक्टर आदित्य बत्रा का अभी वो एक ना गुट नहीं बन पाया है। वो नहीं कहते ये फला गुट का आदमी है, ये फला गुट का आदमी है। देखो साहब, तो यहाँ तो देखो साहब, वन मैन आर्मी है मनीष ग्रोवर जी। नहीं देखो साहब, बात हुआ है गुट तो बन गया होगा, लेकिन अभी डॉक्टर साहब राजनीति में नए नए हैं और मुझे लगता है कि वो अभी किसी से बिगाड़ना नहीं चाहते। और अपने मनीष ग्रोवर जी पुराने सीजन्ड पॉलिटिशियन है, उनको फर्क नहीं पड़ता, वो बहुत आगे राजनीति में। अब दिल्ली चुनाव में देखो मनीष ग्रोवर को कितना आपने एक्टिव देखा होगा जी, एक एक गली गली में झंडा उठा के। पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, ये तो आपकी बात है कि उनको एक्टिव है, वो एक्टिव रहते हैं। अगर कभी मौका मिलेगा तो उनसे दिल्ली चुनाव का अनुभव भी हम यहाँ स्टूडियो में बुला नहीं, उनको यहाँ एक पॉडकास्ट जो है वो, और वो नगर निगम चुनाव पे भी बोल सकते हैं और उनका अनुभव जो दिल्ली चुनाव का रहा उस पर भी कर सकते हैं। अच्छा, उनमें ना एक खासियत है कि वो खुल के बात करते हैं, उनमें कोई हेजिटेशन नहीं होती कभी भी किसी कोई सवाल का जवाब देने के लिए, या कोई मतलब वो सोचते नहीं, वो बिंदास तरीके से बातचीत करते हैं हमेशा ही। तो कभी विधायक जी को भी क्योंकि अब ये चुनाव होना है, विधायक जी ने अभी 2 दिन पहले यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अभी, और उन्होंने एक ये फ्लाईओवर प्रस्तावित है जो अंबेडकर चौक से लेके और राजीव गांधी चौक, ये जो दिल्ली बाईपास जिसको बोलते हैं, वहाँ तक एक फ्लाईओवर प्रपोज्ड है। तो बत्रा जी है विधायक, उन्होंने इसका विरोध किया है। नहीं, शहर का कितना ट्रैफिक आसान हो जाएगा व्यवस्थित करना। लेकिन बत्रा जी का तो ये कहना है कि पूरा का शहर जो है ना वो इससे डिस्टर्ब हो जाएगा, काम धंधे ठप हो जाएंगे,
मार्केटों का में व्यापार बंद हो जाएगा, नहीं, ये उन्होंने ऐसा नहीं, अभी 2 दिन पहले ऐसा दावा किया है। बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, लेकिन आम जनता के लिए तो बहुत सहूलियत हो जाएगी अगर इस तरह का फ्लाईओवर हो जाएगा। देखो, जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी होनी चाहिए। फ्लाईओवर बनने से मुझे लगता है कि एक सबसे ज़्यादा जो नुकसान है ना, वो जो मेडिकल है PGIMS से, उधर जो लोग जो एम्बुलेंस जाती है या पेशेंट्स को लेके, इमरजेंसी पेशेंट्स जो जाते हैं, उनके लिए तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी इस फ्लाईओवर बनने से। अगर वहाँ से अगर इसका नहीं, रास्ता नीचे से भी तो होगा ना। नहीं, नीचे से तो होगा, लेकिन जब गाड़ी ऊपर से आएंगी और नीचे जाम होगा, क्योंकि जब फ्लाईओवर बन जाएगा तो ट्रैफिक डिवाइड भी तो हो जाएगा ना। आप ये देखिए, जो जिनको डायरेक्ट दिल्ली बाईपास पे निकलना हो, दिल्ली बाईपास निकल जाए। एक एक्सेस दे सकते हैं वैसे अगर फ्लाईओवर बने हाँ, तो। एक्सेस अगर दिया जाए, उसको प्रैक्टिकली भी सोचा जाए, आम जनमानस एक सीधा रास्ता PGI भी उतार दिया जाए ना। हाँ बिल्कुल, कोई ना कोई इस तरह का प्रावधान करना चाहिए ताकि किसी को भी परेशानी का सामना देखो, ना मैं करना तो पड़े। ये कह रहा हूँ कि अगर रोहतक नगर निगम की हम बात करें, विकास के मुद्दों की बात करें, तो सबसे जो गंभीर जो समस्या है ना, वो पार्किंग की है। पार्किंग तो है ही नहीं। आप रोहतक में अगर गाड़ी लेके निकल गए कि मैं किला रोड से शॉपिंग कर रहा हूँ फैमिली के साथ, तो आप ना वहाँ पे गाड़ी पार्क ही नहीं कर पाएंगे। आपका सारा जो एनर्जी है ना, वो तो गाड़ी की पार्किंग ढूंढने में लग जाएगी, और फिर पुलिस वालों का डंडा, वो जैसे और चालान भी अब तो आजकल है ना ऑनलाइन आने लग गए वहाँ पे घर पे, जैसी बाई पोस्ट। नहीं, मैं कह रहा हूँ, जैसे ही ये बात सामने आती है कि किला रोड से किला रोड से शॉपिंग के लिए जाना है, वैसे सबसे पहले हेडेक ये होता है पार्किंग कहाँ करेंगे। तो इसीलिए 2 व्हीलर पे जाना पड़ता है। 2 व्हीलर के लिए तो किसी तरह से कुछ ना कुछ जुगाड़ करके आपको जगह मिल जाती है। अगर रोहतक के मुद्दों में मैं ये चाह रहा हूँ, पार्किंग नंबर 1, पहले पार्किंग, दूसरा पीने का पानी, तीसरा जो पुराना शहर है, कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बारिश के टाइम पे जल भराव की स्थिति, डिस्पोजल की बहुत दिक्कत है, पानी के जो वाटर डिस्पोजल जो है पानी बारिश वाला, और चौथा जो है वो आपका पीने का पानी, सीवरेज, पार्किंग। ये सबसे खतरनाक मुद्दे कह रहा हूँ मैं इसको, नहीं, क्योंकि रोज झगड़े होते हैं इसको लेकर। इसके अलावा एक मुद्दा और जो मुझे लगता है कि देखिए, जब कभी बड़ी घटना हो जाती है उसके बाद हम इन चीज़ों को याद करते हैं। मुझे लगता है कि कंजेशन इतना है, अगर कहीं भी कोई भी अनहोनी हो जाए, कहीं आग लग जाए, तो फायर ब्रिगेड के लिए जाने के लिए रास्ता नहीं। अब मुझे बताइए, किला रोड पे जो रोहतक की हम नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी मार्केट बताते हैं, कपड़ा मार्केट, शोरी मार्केट, वहाँ पे तो अगर ऐसी कोई मिस हैपनिंग हो जाए तो वहाँ तो बाइक भी नहीं जा सकती। लेकिन प्रशासन इस चीज़ के लिए बार बार अपील कर चुका है, प्रयास कर चुका है, लेकिन वही है कि कोई भी जगह छोड़ना नहीं चाहता और सभी को अपना बिजनेस दिखाई देता है। लेकिन जिस दिन घटना हो जाएगी उस दिन सब कुछ चल के खाक हो जाएगा। लेकिन अब की बार मुझे लग रहा है कि जो नगर निगम में जो गांव है ना, 7-8 जो गांव है, वो बहुत गुस्से में है। वो इसलिए गुस्से में है कि वे नगर निगम में तो शामिल हो गए, उनसे हाउस टैक्स भी ले लेना शुरू कर दिया, उनसे डेवलपमेंट चार्ज भी लेना शुरू कर दिया, और फैसिलिटी, पानी का बिल भी आना लग गया। हाँ। और वे आज भी गांव की गांव ही है। उसमें आप उन गांवों में चले जाओ और कोई ये कह दे कि रोहतक नगर निगम का ये हिस्सा है, तो आप कहोगे यो किसा रोहतक नगर निगम भाई, लैंड लेने लगे। अब वो गांव के लोग ये कहने लगे मारे तो वापिस सरपंच बना दो, कम से कम सरपंच के पास जाकर काम तो करवा लेंगे अपने। तो वो जो गांव के है ना, वो इस चुनाव में अब की बार उस गेम चेंजर हो सकते हैं, गेम चेंजर हो जाएंगे, क्योंकि वो बेचारे की जेब से पैसा तो खर्च होना शुरू हो गया, लेकिन सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। जी, तो हम इसी तरह से पॉडकास्ट अभी 2 मार्च को जो है चुनाव है और 12 को है, हम अपने ऑडियंस को इसी तरह से अपडेट। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि एक आरक्षित पदों के लिए एक के कौन से में कहाँ पे क्या है। यमुनानगर में अनुसूचित महिला के लिए आरक्षित है मेयर का पद जी। रोहतक में अनुसूचित जाति के लिए है, और गुरुग्राम में जो है BCA महिला के लिए आरक्षित है। हिसार, पानीपत, मानेसर, करनाल ये जो है वो
सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित है और जो फरीदाबाद है वो सामान्य महिला के लिए आरक्षित है। तो ये 7 नगर निगम के जो चुनाव होने हैं ये इस तरीके से आरक्षित किए गए हैं। और रोहतक का जो है अनुसूचित जाति के लिए, उसमें चाहे महिला हो या चाहे पुरुष हो।